नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत, यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति विधानसभा 2027 के चुनाव में किस ओर जा रही है? चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक और उसके मुखिया हैं और नगीना से सांसद हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि 5 जून से वो सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालेंगे, जो कि पूरे पश्चिमी यूपी सहित विधानसभा की 403 सीटों तक उनकी यात्रा जाएगी। ऐसे में जिस दलित वोट बैंक के सहारे मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उसी दलित वोट बैंक को भी तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर के बीच किस तरीके से वोटरों को अपना विकल्प चुनना होगा, और क्या मायावती के लिए चंद्रशेखर रावण अब एक बड़ा थ्रेट बन गए हैं? क्योंकि अब तक तो उनको कोई पद नहीं हासिल हुआ था, लेकिन अब वो सांसद हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए वो पहले ही कई सारी रैलियां और कई सम्मेलन कर चुके हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और मायावती और खासकर आकाश आनंद, जो कि बहुजन समाज के उभरते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं, इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय बोस सर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मायावती पर द राइज एंड फॉल ऑफ मायावती नाम से किताब लिखी है। मायावती के बचपने से लेकर उनके संघर्ष, मुख्यमंत्री बनने का सफ़र, बहुजन समाज पार्टी को एक ऊंचाई तक ले जाना और फिर उसके डिक्लाइन, इन सब पे अजय बोस सर का बहुत अच्छा अध्ययन रहा है और इसी अध्ययन को उन्होंने अपनी किताबों में दर्ज किया है। बहुजन समाज पार्टी की पॉलिटिक्स को 2027 के विधानसभा के चुनाव में कहाँ खड़ा देख रहे हैं आप? अच्छा, पहले तो मेरा किताब 3 वॉल्यूम में था, 2 तीन वॉल्यूम नहीं, 3 वॉल्यूम में। 3 वॉल्यूम। जी जी। तो मुझे पहले दो की ही जब जानकारी थी उन्होंने तो हाँ, जी जी, हाँ, जब पहले उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना अपने बहुमत से, जी तो वो मैंने देखा था 2017 में। जी फिर जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर खो गया उनका, जब पावर सत्ता चला गया यूपी में, जी तो जी 1 वॉल्यूम लिखा और फिर जी तीसरी वॉल्यूम हाँ, जी हाँ, हमने लिखा नो वो 2012 में था जी और फिर 2018 में हाँ, हमने तीसरी वॉल्यूम लिखा जी और राइज़ एंड फॉल नया लिखा। तो देखिए मायावती और बसपा का अम, तो एक बड़ा जो कहते हैं इंग्लिश में स्टीप डिक्लाइन हाँ, जो बिल्कुल नीचे चल रहा है, ये बहुत दिन से और उसका नंबर भी कम होते जा रहा है। आप जानते ही हैं कि उन्होंने उनका पार्लियामेंट में कोई सीट नहीं है और जी असेंबली में भी सिर्फ 1 सीट है जी विधानसभा में। तो अब 2027 में उनका क्या हाल होगा, ये देखना है। तो उनका जो वोट परसेंटेज अब 2024 में लोकसभा पोल में उनका 9% था। ये सबसे नीचे बहुत साल में गिरा। तो अब देखना है कि और कितना गिरेगा और ये गिरने में किसका फ़ायदा होगा। तो एक हम देख सकते हैं कि 2 बड़े पार्टी है, एक बीजेपी है और एक सपा है। ये 2 मेन पार्टी है यूपी में। तो सपा में ज़रूर कई दलित वोट गया और खास तौर में पारसी वाल्मीकि वोट गया। जाटव भी कुछ किया क्योंकि मायावती का कोर बेस जाटव है। लेकिन जाटव वोट बीजेपी की तरफ गया। मैं 2024 का बोल रहा हूँ और मायावती के पास ज्यादातर जो वोट मिला था वो जाटव वोट। अच्छा, अब चंद्रशेखर आजाद ये जो युवा शक्ति है, जाटव भी है, उसका मुस्लिम भी सपोर्ट है। मायावती का तो अब मुस्लिम सपोर्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया क्योंकि बहुत मुस्लिम सोचते हैं ये वो बीजेपी से जुड़े हैं अंदर से और वो वोट काटते हैं दलित वोट। सर, अंदर से कहा, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन मायावती ने तो खुले तौर पर कई बार भाजपा के समर्थन की बात कही। मुझे याद है कि 3-4 साल पहले लगभग विधान परिषद के चुनाव थे, उस समय मतलब
17 से 22 वाली विधानसभा में, उस समय मैं बात कर रहा हूँ जब बसपा सिर्फ एक नंबर पे नहीं थी, एक सीट के साथ नहीं थी। उस समय मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराना पड़े, तो यदि भाजपा के कैंडिडेट को वोट देना पड़े तो हम देंगे। जी, जी, जी। जी, जी, जी। ये तो खुला बोला, लेकिन अंदर की बात है, ये उनका काफ़ी, क्योंकि उनके खिलाफ केस वगैरह भी काफ़ी है और वो सब स्थगित कर गया। हाँ, तो और दूसरी बात है, जब आकाश आनंद को पहले बार निकाला था, वो निकाला था क्योंकि आकाश आनंद जब बिल्कुल नया-नया आए और चुनाव का पहले उन्होंने भाजपा को कड़ी निंदा किया। हाँ, और भाजपा को पास से कंप्लेंट गया, तो उसको बिल्कुल निकाल दिया कैंपेन के बीच में। तो उसमें काफ़ी हानि हुआ। ये आकाश आनंद का जो तमाशा, एक बार निकाल देते हैं, एक बार लाते हैं वापस, तो ये तो चलता रहा और वो बेचारा, उसका जो जोश था, वो काफ़ी कम हो गया, क्योंकि ये जो अगर ऊपर ये नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे जो चलते रहा, तो मायावती का जो बसपा का एक जो युवा कंपोनेंट था, वो मायावती चाहते थे, वो नहीं बना। तो इस सिलसिले में चंद्रशेखर आजाद का जो होल्ड है जाटव वोट में, काफी बड़ा। लेकिन ये देखना है, क्योंकि उनका पास कितना पैसे है, कितना ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सारे कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने जो एक पद यात्रा कर रहे हैं और जहां जा रहे हैं, ये देखना है कि कितना उसका असर पड़ेगा। मेरे ख्याल पे अगर वो भाजपा को हराने चाहते हैं और सीट लेने चाहते हैं, उसको सपा के साथ, अखिलेश के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ बात करना चाहिए ना। और इंडिया ब्लॉक भी, अखिलेश को भी देखना है कि ये जो जाटव वोट है, खास तौर में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जहां आकाश, जहां ये चंद्रशेखर आजाद, रावण का काफी होल्ड था, पहले पहले उनका बेस था, भीम आर्मी का बेस था, काफी काम किया। हुआ जहां अखिलेश कमजोर है। हाँ, ये जो इंटायर इलाका है, ये लोकसभा चुनाव में भी, और आप पहले ये पिछले ये विधानसभा में भी, अ, वो एक वीक पॉइंट रह गया, तो उस पे काफी मदद हो सकता है। लेकिन अब देखना है, देखिए सब पार्टी चाहते हैं अपने नंबर बढ़े, और ये मुश्किल है। मुझे कांशीराम कहता था जब पहले आया था, ये देखो भाई, पहले जब आते हो तो नंबर का बात नहीं है, जगह की बात है, स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस, तो वो ढूंढना चाहिए। तो ये चंद्रशेखर आजाद को याद करना चाहिए, ये नंबर के पीछे ना घूम के, जिस गवर्नमेंट में उसका दलित पार्टी का पॉलिटिकल स्पेस बढ़ सकता है, वो उस पे जाना चाहिए। सर, चंद्रशेखर चंद्रशेखर के लिए भी तो जो लोकसभा के चुनाव 2024 के हो रहे थे, तब तरह-तरह की बातें उनके बारे में भी कहा गया। लोकसभा चुनाव के दरमियान उनको वाई प्लस की सुरक्षा दे दी गई, तब ये बहुत तेज चर्चा चल रही थी कि बीजेपी इनको बैक कर रही है। जितने वो सम्मेलन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में जो यात्राएँ निकाल रहे हैं, इसके पीछे भी ये बात आ रही है कि इनको कहीं से फंडिंग तो हो ही रही है। तो चंद्रशेखर भी कैसे ट्रस्ट हासिल कर पाएंगे सर? देखिए, चंद्रशेखर का एक काफी बड़ी चीज है उनका मुस्लिम सपोर्ट, और जिसके पास मुस्लिम सपोर्ट है, इसका माने उसका बीजेपी का सपोर्ट। हाँ, और मेरे ख्याल पे उनका जो मेरे ख्याल पे वो बीजेपी से मिले नहीं हुए हैं। बीजेपी अभी भी बसपा के साथ है, और चंद्रशेखर आजाद का मुश्किल है कि वो बहुत बड़े ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि उनका ग्राउंड लेवल में सचमुच ऐसा उसका मीटिंग वगैरह जो है, उसमें काफी जोश है। बहन जी का मीटिंग बड़ा हो सकता है, लेकिन वो जोश नहीं है, बहुत दिन से ये जोश कम हो गया।
जो लड़ाकू नेता थी, हाँ, बहन जी, जो मैंने देखा पहले से, वो नहीं है, वो नहीं है। वो जो एक आग था बीच अंदर में, वो कम हो गया। नहीं, वो तो तो ये बिल्कुल। हम्म, या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया। चंद्रशेखर जो युवा नेता है, अभी भी है, और भीम आर्मी का काफी अच्छा रेपुटेशन है, काफी जमीन में काम किया। लेकिन अब ये देखता है, जमीन में काम तो किया, छवि भी ठीक है, लेकिन चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल। और जब आप भाजपा के साथ टक्कर ले रहे हो, तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भाजपा को जो एक इलेक्शन मशीन है, वो बड़ा भयंकर मशीन, बड़ा भयंकर। जितना पैसे, जितना पुलिस, जितना इलेक्शन कमीशन, आप बोलो, सब कुछ है। और एक बहुत बड़ा लीडर है लोकल, योगी आदित्यनाथ। उसका छवि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। तो सब लोग सोचते हैं कि योगी आदित्यनाथ के साथ क्या टक्कर लेगा, कौन टक्कर लेगा। लेकिन 2024 के बाद अब हम सोच सकते हैं कि अखिलेश सिर्फ अकेला नहीं, अखिलेश और बाकी लोग मिल एक फाइट दे सकता है जरूर। और ये फाइट पे सबका शामिल है, जो भाजपा को सचमुच लड़ने चाहिए। मैं ये समझना चाहता हूं सर कि आपने कहा कि चंद्रशेखर भाजपा से मिले हुए नहीं हैं। हमारा भी ऐसा कोई मंतव्य नहीं है कि हम उन पर ये आरोप लगाएं। मैंने ये सिर्फ चर्चा की थी जब उनको सुरक्षा मिली थी, जब वो बड़ी बड़ी रैलियां और सम्मेलन कर रहे थे, तब ये बात उनके बारे में कही जा रही थी। हो सकता है कि बसपा के काडर के द्वारा कुछ बातें उड़ाई भी जा रही हों। खैर, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि चंद्रशेखर भाजपा के खिलाफ हैं, अखिलेश यादव भाजपा के खिलाफ हैं, असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के खिलाफ हैं, पल्लवी पटेल भाजपा के खिलाफ हैं। उसके बावजूद भाजपा के खिलाफ एक गोलबंदी क्यों नहीं बन पा रही है? उसमें किसका इंटरेस्ट आगे आड़े आ रहा है सर? देखिए, यही तो अजीब बात है। अजीब बात ये है कि जब जब चुनाव आता है, तो ये लोग अपने आपका इंटरेस्ट देखता है, नंबर देखते हैं, और कोई एक लीडर नहीं है जो सबको मिला सकता है। देखिए, अब हम तो 50 साल हो गया चुनाव कवर करने। अगर आप पहले के लीडर देखे, जैसे चरण सिंह था, फिर मुलायम सिंह यादव आया, उनका जो राजनीतिक दृष्टि था, राजनीतिक एक स्टेचर था, हाँ, तो वो बाकी लोकल लीडर से बात करके उसको संभाल सकते। देखिए, इसका बेस मिल सकता है, बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लीडर का प्रॉब्लम। और ये छोटे छोटे सब जैसे विधायक सब चाहते हैं कि हम विधायक बने, जो काफी प्रेशर बन जाता है अपने पार्टी से, जो हमको बनाओ, हमको टिकट दो। तो ये टिकट, ये सिर्फ इस साइड पे नहीं है, भाजपा के भी है। भाजपा में भी काफी लोग अब बिल्कुल लड़ाई शुरू हो गया कि किसको विधायक मिलेगा। हाँ, हाँ, को हाँ, किसका टिकट मिलेगा। तो अभी से, अभी 1 साल है, लेकिन अभी से लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई जो है, बहुत बहुत ही मुश्किल होता है एक गठबंधन के लिए। क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर रावण यदि समाजवादी पार्टी से अलायंस कर लें तो इलेक्टोरली उनकी पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी, विधानसभा में उनको सदस्यता हासिल हो जाएगी उनके कुछ लोगों को, तब वो और ज़्यादा मुखरता से अपने समाज और अन्य उनके उनके इंटरेस्ट के मुद्दों को उठा सकते हैं? और समाजवादी पार्टी से गठबंधन पिछले चुनाव में भी होते होते रह गया। क्या सपा से गठबंधन न करके चंद्रशेखर आजाद रावण कोई राजनीतिक भूल भी कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि कांशीराम ने क्या किया था, जब मुलायम के साथ अलायंस किया, कोई सोच नहीं सकता कि मुलायम के साथ अलायंस होगा कांशीराम। मुझे अभी याद है, हाँ, और मेरे किताब में भी है उसका पूरा, हाँ, जानकारी, अंदरन बात। और जब वो अलायंस किया, क्यों?
कांशीराम को पता था ये उससे उसका फायदा। फिर बाद में जब भाजपा से अलायंस किया, उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उसको पता था कि इससे आप बढ़ सकते। तो ऐसे पार्टी को अलायंस करने का कोई वो फायदा के लिए ही करते, और ये चंद्रशेखर आजाद को याद रखना चाहिए। लेकिन अपने जो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी रखना चाहिए। ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल टट्टू बन गया अखिलेश का, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर अपना सपोर्ट कम हो जाएगा। तो ये एक बैलेंस है, और अखिलेश को भी सोचना है। हाँ, सही है, अखिलेश इतने सीट ले गया लोकसभा और इतने सीट ले गया पिछले विधानसभा में, लेकिन इसके माने नहीं है जे वो चैंपियन है, क्योंकि बाकी का अगर सपोर्ट ना मिले कुछ नहीं होगा, फिर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ले जाए। तो बात ये है कि अखिलेश को भी सोचना है और कांग्रेस को भी सोचना है। देखिए, कांग्रेस का जो लोकसभा में मिलता है वो विधानसभा में बहुत कम मिलता है, क्योंकि लोकसभा में उसका एक नेशनल प्रोग्राम है। विधानसभा में कांग्रेस का सपोर्ट बहुत कम है, क्योंकि लोग जानते हैं जो उसका कोई सपोर्टर ही है नहीं, कोई संगठन ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे कोई संगठन नहीं। तो कांग्रेस को भी सोचता है कि कितना आप आगे बढ़े, अब और वो दिखा दे कि हम केरल में जीत गया और ये कर लिया और वो कर लिया, तो फिर तो कांग्रेस का भी कुछ नहीं मिलेगा, 0/0 मिलेगा। सर, जो अभी हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में 15-20 दिनों में मायावती और बहुजन समाज पार्टी के रुख में भी थोड़ा चेंज होते हुए महसूस हुआ है। हालांकि मायावती ने हमेशा से दोहराए है ये कि वो चुनाव से पूर्व कोई गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन ये इस बात की बहुत तेज़ी से चर्चा चल पड़ी कि कांग्रेस के साथ थोड़ी मिठास बढ़ सकती है। कांग्रेस के एक सांसद बाराबंकी से हैं तनुज पूनिया, वो उनके दरवाजे पे भी पहुंच गए थे, हालांकि मायावती से उनकी भेंट नहीं हो पाई, उनको उल्टे पैर वापस जाना पड़ा। लेकिन फिर कुछ ऐसी भी बातें आई कि मायावती ये चाहती हैं कि पुराना काडर जो उनसे अलग हो गया है वो उनके साथ आ जाए। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव आते आते मायावती थोड़ी नरम होंगी, जो उन्होंने गांठ बांध रखी है अपने चुनावी आदर्शों को लेकर, जैसे गठबंधन न करना, किसी से बात न करना, इसमें कुछ नरमी आपको देखने को मिल सकती है और क्या इसका उन्हें फायदा भी मिल सकता है? अगर देखिए, अगर 9% से कम हो गया और वो 9% अब 5%, 4% में आ, अब देखिए बीजेपी भी उसको साथ छोड़ देगी। मायावती के लिए ये मान लो आखिरी इलेक्शन, ये आखिरी इलेक्शन, अगर इस पे और कम हो गए, सिर्फ सीट के नहीं बोल रहा हूँ, शायद सीट ना मिले, लेकिन अगर परसेंटेज का वोट और कम हो गया तो भाजपा भी सोचेगा कि इसके ऊपर हम क्यों टाइम वेस्ट कर। हाँ, क्योंकि ये तो इसका कोई फायदा ही नहीं। 9% भी कुछ है, और अगर 9% ला सकता है तो एक दलित वोट जो भाजपा के पास नहीं जा रहा है, हाँ, वो कम से कम वो गट ये इंडिया ब्लॉक के पास नहीं। तो इसीलिए मायावती अब कुछ भी करने को तैयार है, ये वोट रखने का। लेकिन मुश्किल है कि अब जो युवा लोग, जो पॉलिटिकल जाटव लोग है, जो अम्बेडकराइट है, वो तो सारे लोग चला गया। अब रह गया कुछ लोग जो एक बार वो जो ख्वाब देखा, और मायावती जरूर ख्वाब दिखाया दलित को पहली बार। हाँ, और एक बार वो ख्वाब देखा कि दलित ने पावर में आया यूपी में, ये कोई बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अब साल के बाद, चुनाव के बाद ये अब ये जो ख्वाब अब नहीं दिख रहे। अब लोग सोचते हैं कि अब मायावती के पास कोई नहीं है, और जो है भाजपा,
वो तो मायावती को गवर्नमेंट में नहीं देगा, उसको सिर्फ मायावती का पर्सनल इंटरेस्ट, दलित का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ मायावती के लिए तो बहुत मुश्किल है, और जो भी कहे, जो भी पब्लिक में कोई पोस्टर ले, लेकिन अंदरूनी मामला है जो मायावती और आकाश आनंद, ये एक बहुत मुश्किल लड़ाई। मायावती आकाश आनंद के लिए क्या राजनीतिक विरासत में छोड़कर जाएंगी? सक्रिय राजनीति से जब वो संन्यास ले लेंगी, उस समय आकाश आनंद के पास क्या बचेगा? देखिए, मायावती तो संन्यास नहीं लेंगी, संन्यास नहीं लेंगी। मायावती ऐसे लीडर नहीं है जो खुद संन्यास ले, और इतना एज भी नहीं हुई जिस संन्यास लेनी। तो आकाश आनंद के लिए आप देखना है बाद में क्या हो, कुछ बोल नहीं सकते। देखिए क्या उलट पलट हो, लेकिन जो बसपा का मामला और बसपा का जो आइडिया है, मेरे ख्याल से खत्म हो। वो जो पार्टी कांशीराम ने बनाया, वो जो पॉलिटिकली ऑपरेशनली जो दलित कोऑर्डिनेटर के साथ चला, वो अब चल नहीं सकता। वो माहौल ही बदल गया। जो आप पहले जो ब्राह्मण का सपोर्ट से, पहले मुलायम से, फिर मुलायम सिंह यादव और सपा से, फिर ब्राह्मण का सपोर्ट से उन्होंने जो मिला, जब जब समाजवादी और सोशलिस्ट बेस जो था, जो समाजवादी पार्टी का बेस था, वही सबसे डेंजर था अपर कास्ट। तो अब ये सब बदल गए, सारे जो अपने लीडर सारे छोड़ के चला, और बहुत ही लोग सपा में ज्वाइन, उसका जो सारे सीनियर लीडर सपा में, भाजपा में को रूट लिया। कोई लोग भी पहले बसपा में गया, फिर देखा भाजपा में कोई फायदा नहीं है दलित लीडर बनने में, तो फिर वो सपा में चला, जहां उसको कुछ भाव मिल। तो मेरे ख्याल पे जो अगर फ्यूचर में देख रहा हूँ, हाँ, भविष्य में आकाश आनंद के लिए अब देखना है, अगर नया पार्टी उसको बनाना है, ऐसा लीडर अगर बन सकता है वो हो सकता है। लेकिन बेचारा उसको तो बिल्कुल मायावती ने बिल्कुल खत्म ही कर दिया उनको, क्योंकि उसका अब कोई प्रेस्टीज ही नहीं रहा, इतने बार निकाल दिया, फिर वापस आया, हाँ उन्होंने सॉरी सॉरी बोल के आ गया, तो फिर उसका कोई, देखिए कम से कम चंद्रशेखर आजाद का तो इज्जत, तो अपने पाँव में खड़ा हुआ, हाँ एक इज्जत है, आकाश आनंद का था। बिल्कुल, आपकी इस बात में बहुत हद तक सत्यता लोगों को भी दिखाई देती है सर, कि किस तरीके से प्रश्रय की पॉलिटिक्स आकाश आनंद कर रहे हैं, पैरासाइट पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं। लेकिन क्या करें, उनका उदय ही इस बात से राजनीति में हुआ कि वो मायावती के भतीजे हैं। आपने सर बोले भारत के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बहुजन राजनीति में कुछ और नए मोड़ आएंगे, नया डेवलपमेंट होगा, तो उस पर भी आपसे समय लेना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। फिलहाल के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।